हेलो स्टूडेंट्स। टेंथ क्लास 2026-27 में मैथ्स की प्रिपरेशन कैसे करें, इस टॉपिक पर जो है आज मेरी ये वीडियो है। ठीक है ना। अगर आप टेंथ क्लास में हो तो ये वीडियो स्पेशल आपके लिए है। तब इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मैथ्स की प्रिपरेशन जो है वो आपको टेंथ क्लास में किस तरीके से करनी है। ठीक है ना। तो क्या कुछ करना है उससे पहले जो है ना मैं ये डिस्कस कर देता हूँ कि क्या नहीं करना है। ठीक है ना। तो बच्चे, प्यारे बच्चों, जब हमारे पास टेंथ क्लास स्टार्ट होती है, एक कोई विद्यार्थी नाइन्थ क्लास से टेंथ क्लास में आता है, तो नाइन्थ क्लास से टेंथ क्लास में आने के बाद हमेशा विद्यार्थी एक गलती करता है। क्या गलती करता है कि नाइन्थ क्लास में तो विद्यार्थी हमेशा पढ़ता है, एक बुक पढ़ता है। कौन सी बुक पढ़ता है? एनसीईआरटी। एनसीईआरटी पढ़ता है। आपने भी हो सकता है एनसीईआरटी पढ़ी हो। तो उसका माइंडसेट बन जाता है कि जैसे एनसीईआरटी नाइन्थ क्लास में लगी थी, वही हमारे पास एनसीईआरटी जो है टेंथ क्लास में, अगर हम एनसीईआरटी पढ़ ले तो हमारा काम चल जाएगा बोर्ड्स एग्जाम के लिए। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप टेंथ क्लास में सिर्फ एनसीईआरटी पढ़कर सोचो, अगर आप टेंथ क्लास में सिर्फ एनसीईआरटी पढ़कर सोचो कि मैं बोर्ड्स में आउट ऑफ 80 70 प्लस मार्क्स ले लूंगा, तो ये आपका पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना। तो सिर्फ एनसीईआरटी पर रिलाई नहीं रहना है, सिर्फ एनसीईआरटी पर डिपेंड नहीं रहना है। एनसीईआरटी के अलावा आपको और भी बुक्स जो है वो पढ़नी पड़ेंगी। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आपको कौन कौन सी बुक जो है वो पढ़नी है। देखो, एनसीईआरटी तो पढ़नी है, एनसीईआरटी के अलावा जो है और कौन कौन सी बुक पढ़नी है, पहले मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया कि सिर्फ एनसीईआरटी नहीं पढ़नी है, एनसीईआरटी के अलावा और बुक्स पढ़नी है। तो ये सारी की सारी जो बुक्स हमारे को पढ़नी है ना, वो मैंने सारी की सारी बुक्स यहाँ लिख दी है। पहले तो आपको एनसीईआरटी कंप्लीट करनी है। फिर एनसीईआरटी की एक बुक और होती है जिसको हम बोलते हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। आपको जो है ये बुक पढ़नी है। अब होगा क्या बेटा, जब आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पढ़ोगे, क्योंकि सिलेबस चेंज हो चुका है, तो उसमें बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं जो आउट ऑफ सिलेबस है। तो आपको सिर्फ वही बुक पढ़नी है जिस जो क्वेश्चन जो है ना हमारे सिलेबस में है ना, सिर्फ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में सिर्फ वही क्वेश्चन करने हैं। वो क्वेश्चन नहीं करने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में जो सिलेबस में नहीं है। तो दोबारा मैं क्या कह रहा हूँ कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में सिर्फ सिलेक्टेड क्वेश्चन करने हैं, वही क्वेश्चन करने हैं जो हमारे सिलेबस में है। जो हमारे सिलेबस में नहीं है वो क्वेश्चन हमारे को एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से नहीं करने। ठीक है ना। फिर इसके बाद एनसीईआरटी कर लिया, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कर ली, आपको कुछ क्वेश्चन आर डी शर्मा से करने पड़ेंगे या फिर एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स बुक से करने पड़ेंगे, या आर एस अग्रवाल है, वो बुक भी अच्छी है। मैं पर्सनली जब पढ़ाता हूँ बच्चों को तो मैं ज्यादातर जो है एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स इस बुक का यूज करता हूँ। हालांकि एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स भी अच्छी बुक है और आर डी शर्मा भी बहुत अच्छी बुक है। तो आप किसी भी बुक्स का जो है इसमें से प्रैक्टिस करो। ज्यादा से ज्यादा जब आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तब आपको कॉन्फिडेंस आएगा। हाँ, एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन हो, क्वेश्चन को जो है अटेम्प्ट कर लेंगे। तो ये बहुत जरूरी है कि आपको जो है प्रैक्टिस के लिए है। देखो, ये क्वेश्चन आपको किसके लिए करने हैं? प्रैक्टिस के लिए करने हैं। आपको अलग अलग तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे और आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी इसके साथ। ठीक है ना। फिर ये सब करने के बाद आपको करना है पीवाई क्यूज। क्या करने हैं आपको? पीवाई क्यूज। पीवाई क्यूज का मतलब है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है ना। जो प्रीवियस ईयर में बहुत सारे क्वेश्चन हमारे सीबीएसई में पूछे गए हैं वो आपको करने हैं। पीवाई क्यू के लिए आप कोई भी एक बुक फॉलो कर लेते हो, कर सकते हो। मैं पर्सनली रिकमेंड करूंगा आप एमटीजी की बुक फॉलो करो। ठीक है ना। एमटीजी की एक प्रीवियस ईयर की बुक आती है, चैप्टर वाइज बुक होती है ये, तो आप इसे फॉलो कर सकते हो। जब आप इसे फॉलो करोगे आपको पता लगेगा किस तरह के क्वेश्चन जो है सीबीएसई में पूछे जाते हैं, और उसी तरह के क्वेश्चन की आपकी प्रैक्टिस हो गया, वो खुद को आइडिया हो जाएगा। तो ये भी मस्ट है। और ये सब होने के बाद एंड में आपको करना है, क्या करना है? सैंपल पेपर अटेम्प्ट करने हैं आपको। ठीक है ना। 80 मार्क्स का पूरा सैंपल पेपर आप अटेम्प्ट करोगे। फिर आपके उसमें कुछ मार्क्स आएंगे, आपको पता लगेगा आप क्या गलती कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। तो आपको सैंपल पेपर जो है ये भी आपको करने हैं। सैंपल पेपर आपको कौन सा लगाना है? सैंपल पेपर देखो बेटा, आप ओसवाल का लगा सकते हो, बहुत अच्छा सैंपल पेपर है। एजुकार्ट का लगा सकते हो आप सैंपल पेपर, या अरिहंत का लगा सकते हो। इसके अलावा और भी है। मेन बात ये नहीं है कि बच्चे तो ये कंफ्यूज होते रहते हैं कि कौन सा सैंपल पेपर बेस्ट है कौन सा नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि कोई भी सैंपल पेपर लगा लो, लेकिन जो है आपको जो है लगाना है। ये नहीं कि सिर्फ कंफ्यूज होते रहना है कि ये वाला ले या ये वाला ले। सभी अपनी जगह बेस्ट है। सभी जो बनाए जाते हैं वो एक्सपीरियंस्ड पर्सन के द्वारा बनाए जाते हैं। सभी सैंपल पेपर कोई भी लगा लो। तो मैं पर्सनली कौन सा कराता हूँ? ओसवाल है और एजुकार्ट। मैं इसकी जो है थोड़ी आपको सलाह दूंगा, बाकी आपकी मर्जी है, कोई भी लगा सकते हो, सभी अपनी जगह बेस्ट है। तो एनसीईआरटी आपने कर ली, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आपने कर ली, आर डी शर्मा और एलिमेंट ऑफ मैथमेटिक्स की बुक के आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए।
अब यहाँ पर आपको जब प्रैक्टिस करनी है ये क्वेश्चन, आपको खुद नहीं पता लगेगा कि ये बुक बहुत मोटी है, चाहे आप एलिमेंटो मैथमेटिक्स देखो चाहे आर डी शर्मा देखो, तो कौन से क्वेश्चन करने हैं कौन से नहीं करने, तो किसी टीचर की आपको हो सकता है हेल्प लेनी पड़े इसके अंदर कि सर कौन से क्वेश्चन करने हैं कौन सी नहीं, लेकिन हाँ ये मस्ट है करना है। फिर इसके बाद आपको PYQ लगाने हैं। MTC की मैंने आपको बता दिया कि PYQ की एक बुक आएगी, वो खरीद लो, उसमें सारे के सारे चैप्टर वाइज क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना। और लास्ट में आपको सैंपल पेपर लगाना है, सैंपल पेपर भी आपको बता दिए मैंने कौन कौन से आप लगा सकते हो। तो जब आप इतना कुछ कर दोगे तो आपकी बहुत बढ़िया तैयारी हो जाएगी। क्या होगी? बहुत बढ़िया तैयारी हो जाएगी आपकी एग्जाम के लिए। आपको खुद कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मैं बहुत अच्छा मार्क्स ले सकता हूँ, ठीक है ना। तो ये बुक्स आपको रीड करनी है। ये तो बात हुई बुक कौन कौन सी आपको रीड करनी है। अब इसके बाद और चीजें मैं आपको बताता हूँ कि आपको और इसके अलावा क्या क्या करना है। बट अब देखो इसके अलावा आपको क्या करना है। बच्चे जो है ना एक गलती करते हैं, बहुत बड़ी गलती। क्या करते हैं बच्चे? जो प्रिपरेशन है ना 10th क्लास मैथ की वो लेट स्टार्ट करते हैं। बच्चे क्या करते हैं? लेट प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं 10th क्लास मैथ की, और लेट प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, और ये आपको नहीं करना है, ठीक है ना। तो बच्चे क्या करते हैं? अब एक और चीज है जो आपको नहीं करनी है। क्या नहीं करनी है? लेट प्रिपरेशन स्टार्ट क्रॉस लगा रखा है, मतलब आपने नहीं करनी है। नॉर्मली क्या होता है बच्चा जो है ना थोड़ा लेट स्टार्ट करता है प्रिपरेशन जो है 10th क्लास की, सोचता है छुट्टियों के बाद कर लेंगे, समर वेकेशन के बाद, जून के बाद हम जो है स्टार्ट कर लेंगे। जून भी जाता है, जुलाई भी जाता है, अगस्त भी जाता है। नहीं, इस तरीके से आपको एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं करनी है। आपको अभी से जो है एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी होगी। उसका एक रीजन है। देखो जब आप अभी एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे तो आपके पास समय ज्यादा होगा, ठीक है ना, क्योंकि एक साल बाद पेपर है। तो अभी आपको जो है ना आपके ऊपर बर्डन कम होगा। लेकिन अगर आप जो है एग्जाम की प्रिपरेशन आज से 3 महीने बाद स्टार्ट करोगे या 4 महीने बाद स्टार्ट करोगे तो आपके पास नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए बहुत ज्यादा है। इतनी सारी बुक्स आपको पढ़नी है अगर आपको 70+ मार्क्स चाहिए, बट आपके पास समय कम हो जाएगा तो आपको जुगाड़ ही लगाने पड़ेंगे। फिर आप यूट्यूब पे सर्च फिर करोगे कि 3 महीने में तैयारी कैसे करें, 4 महीने में तैयारी कैसे करें, बल्कि टेंशन हो रही होगी, स्ट्रेस हो होगा। तो स्ट्रेस फ्री रहने का सबसे आसान तरीका है लेट प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करना है। मैंने क्रॉस लगा रखा है, ये आपको नहीं करना है लेट प्रिपरेशन स्टार्ट, ठीक है ना, ध्यान रखना है। इसको आप थोड़ा सा इस तरीके से समझ सकते हो। कोई 2020 मैच चल रहा है, मान लो आपको 240+ का टारगेट चेस करना है, तो पहले 6 ओवर में आप जितने रन बना लोगे पावर प्ले में उतने ही आपके जीतने के चांसेस ज्यादा होंगे। तो सेम चीज यहां पर है, जितना आप स्टार्टिंग से प्रिपरेशन करोगे उतने ही आपके 70+ मार्क्स लेने के चांसेस ज्यादा होंगे। लेट में तो फिर जुगाड़ वाली बात हो जाएगी, तो इसलिए है। तो पहले मैंने आपको क्या बताया, आपको क्या नहीं करना है। आपको लेट प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करनी है, ठीक है ना। अब सेकंड चीज जो आपको करनी है, ये जो सेकंड में बता रहा हूं ना, या टिक मार्क लगा रहा हूं, ये आपको करनी है। क्या करनी है? आपको जो है ना अपनी मिस्टेक्स को नोटिस करना है। अपनी मिस्टेक्स को क्या करना है? नोटिस करना है। और जो भी मिस्टेक आप करोगे उसको इंप्रूव करने की कोशिश करनी है। इंप्रूव करने की कोशिश करनी है, या कहोगे इंप्रूव करना है, ठीक है ना। देखो मैं ये बात समझा देता हूं आपको, मेरा कहने का मतलब क्या है। देखो आपके बहुत सारे आप टेस्ट दोगे 10th क्लास में, ट्यूशन पे आपका टेस्ट होगा, स्कूल में आपका टेस्ट होगा, कहीं भी आपका टेस्ट होगा। तो टेस्ट में मार्क्स देखने से पहले आपको देखनी है कि आप गलतियां कहां कर रहे हो। उन गलतियों को नोटिस करना है आपको, ठीक है ना। और जहां जहां आप गलतियां कर रहे हो फिर उन गलतियों को आपने इंप्रूव करना है, ठीक है ना। उन गलतियों को इंप्रूव करना है ताकि जब आपका बोर्ड्स एग्जाम आएगा तब तक आपकी सारी गलतियां इंप्रूव हो जाए और आप जो है अच्छे मार्क्स ले सको एग्जाम में, ठीक है ना। और ये बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट स्टेप है और ज्यादातर बच्चे इस स्टेप को मिस कर देते हैं। मान लो बच्चे क्या करते हैं, टेस्ट दिया, 30 नंबर का टेस्ट था, मान लो 30 मार्क्स का, किसी का 25 मार्क्स आ गए, खुश हो गए, अरे वाह मैं तो 25 मार्क्स आ गए, यस। अरे नहीं, वो जो 5 नंबर आपके कटे हैं ना बेटा, वो भी देखो कहाँ कटे आपके 5 नंबर, क्या मिस्टेक करी है उसको नोटिस करो और फिर उस मिस्टेक को इंप्रूव करो, वर्क करो उस मिस्टेक पर, आगे से वो मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। तीसरा पॉइंट है, और ये जो तीसरा पॉइंट बता रहा हूं ना सबसे इंपॉर्टेंट है, और बहुत से बच्चे जो है ना इसको मिस कर देते हैं। क्या है वो? अपनी कैलकुलेशन पर वर्क करो। क्या करना है आपको? अपनी कैलकुलेशन पर वर्क करना है। कैलकुलेशन पर वर्क करने का मतलब क्या होता है? कैलकुलेशन पर वर्क करने का मतलब है कि आपको अपनी कैलकुलेशन फास्ट करनी है। आपको अपनी कैलकुलेशन क्या करनी है? फास्ट करनी है। मैं यहां लिख देता हूं। पहली बात तो आपको अपनी कैलकुलेशन फास्ट करनी है। दूसरी बात, आपको कैलकुलेशन के अंदर जो मिस्टेक करते हो ना, ये आपको ये वाली हैबिट खत्म करनी है, ठीक है ना। और दोनों को कंबाइन
करके हम बोले, हम कह सकते हैं कि आपको अपने कैलकुलेशन पर वर्क करना है, ठीक है ना। मैंने अक्सर देखा है जब मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ कि कई विद्यार्थी ऐसे होते हैं कि उनको मैं किसी तरह का क्वेश्चन दे दो, क्वेश्चन स्टार्ट करना उनको आता है, क्वेश्चन स्टार्ट करना आता है, लेकिन सारी की सारी गड़बड़ कर देंगे। वो बीच में कहीं पर कैलकुलेशन की ऐसी तैसी कर देंगे, कैलकुलेशन में मिस्टेक कर देंगे, जिसकी वजह से उसका आंसर गलत होगा। 5 नंबर का क्वेश्चन, स्टार्ट सही किया, क्वेश्चन बीच में गलत कर दिया और लास्ट में जाकर आंसर गलत आया। 5 में से 2 नंबर मिले, 3 नंबर कट गए। ऐसे बहुत से स्टूडेंट होते हैं। तो कैलकुलेशन ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनकी कैलकुलेशन की पर कमांड ही नहीं होती, कैलकुलेशन उन्हें प्रैक्टिस नहीं करनी होती। तो आपको कैलकुलेशन पर कोई की प्रैक्टिस करनी है, फास्ट कैलकुलेशन करना है, ताकि आपका एग्जाम हो। आप कैलकुलेशन फास्ट करोगे तो आपका एग्जाम रहेगा नहीं, आपका एग्जाम छूटेगा नहीं। और दूसरी बात, आपको कैलकुलेशन करते हो अगर आप मिस्टेक करनी है तो ये करते हो, अगर आप मिस्टेक करते हो कैलकुलेशन करते हो तो आपको ये हैबिट जो है वो छोड़नी पड़ेगी, ठीक है ना। अब ये कैसे छूटेगी आदत, या फिर ये कैलकुलेशन है ये फास्ट कैसे होगी, और कैलकुलेशन की मिस्टेक की हैबिट को कैसे छूटेगी? ये छूटेगी प्रैक्टिस करने पर। डेली जो है ना प्रैक्टिस किया करो कैलकुलेशन की, ठीक है ना, डेली प्रैक्टिस किया करो। मैं इसके ऊपर अलग वीडियो बना दूंगा, कैलकुलेशन की डेली प्रैक्टिस कैसे करें। आप कमेंट सेक्शन में लिखिए कि हमें वीडियो चाहिए सर, तो मैं बना दूंगा, ठीक है ना। और बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है ये, कैलकुलेशन पर वर्क करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। और इसके बाद एक और हमारे देश की भी समस्या है और बच्चों की भी समस्या है, सिस्टम की समस्या है। बच्चे ना रट्टा बहुत लगाते हैं। आपको रट्टा लगाना क्या करना पड़ेगा? बंद करना पड़ेगा। रट्टा लगाना छोड़ दो। मैं हिंदी में लिख रहा हूं बातें, तो जो रट्टा लगाते हो ना इसको छोड़ दो, आपको रट्टा नहीं लगाना है चीजों का, ठीक है ना। बच्चे तो इतने आजकल हो रहे हैं, इतने टैलेंटेड हो रहे हैं कि मैथ में भी रट्टा लगाते हैं। 9 तक फिर भी चल जाता है। 9th में ज्यादातर को स्कूलों में क्या होता है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट चेंज कर देते हैं बस, बाकी स्टेटमेंट में वैल्यू चेंज कर देते हैं, पूरी स्टेटमेंट की सेंस वही होती है, तो काम चल जाता है। बच्चे रट्टा लगा लेते हैं, 10th में नहीं चलेगा। रट्टा लगाना छोड़ दो। रट्टा लगाने की बजाय आप जो क्या करोगे, आप कंसेप्ट पर फोकस करो। आप ये नोटिस करो कि क्वेश्चन जो है ना किस कंसेप्ट से सोल्व हो रहा है, ठीक है ना, किस कंसेप्ट से सोल्व हो रहा है, कैसे सोल्व हो रहा है, और इसी कंसेप्ट से क्या क्यों सोल्व हो रहा है, क्या किसी और कंसेप्ट से सोल्व होता है। ये चीजें नोटिस किया करो, इस चीज को जो है ना आप सोचा करो। जब आप ये चीज सीख गए ना, कंसेप्ट को पकड़ना सीख गए, आपका ब्रेन जो है, मान लो इतना काम, इतना जो है आपका ब्रेन को, आप इतनी प्रैक्टिस हो गई, वो कंसेप्ट पर फोकस करना सीख गया, तो आपको पहली बात तो रट्टा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके क्वेश्चन मिनटों में बनेंगे। एग्जामिनर की औकात नहीं है कि ऐसा क्वेश्चन बना दे जो आप ना कर पाए। कब? जब आप कंसेप्ट पर फोकस करना शुरू कर दोगे। तो अभी से आदत बनाओ, आपको कंसेप्ट पर क्या करना है, फोकस करना है, ठीक है ना। और अगर आपको कोई टीचर कहता है ट्यूशन पर कि रट लो ये चीज, ऐसे की ऐसे आएगी, तो भैया रटना बुरी बात है, ठीक है ना। उस टीचर को समझाओ कि हमारे को ये कंसेप्ट अच्छे से समझाना चाहिए, आपको समझाओ सर आप, ठीक है ना। और अगर वो समझाता नहीं है अच्छे से टीचर, तो ट्यूशन छोड़ दो, बस यही चीज है वहां से। तो यहाँ पे मैंने आपको चीजें बताई, क्या क्या आपको करना है, क्या क्या नहीं करना है, अगर आप 70+ मार्क्स आउट ऑफ 80 लेना चाहते हैं बोर्ड्स एग्जाम में। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट करें, ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच।